नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 7 पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बातें बताई थी। तो आइए उन्हीं पर आधारित कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देख लीजिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के संबंध में जानकारी जो है और बढ़िया से समझ में आ जाए, है ना। जो भी जानकारी है वो और क्लियर हो जाए। तो उसको देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जिस तरह से आप फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को डील किए थे उसी तरह से लगभग ये भी डील होता है। तो समझिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, पहले वाले की वैल्यू Q1 इज 16 माइक्रोकुलम और Q2 हो गया 4 माइक्रोकुलम, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपने उनको सेपरेट करके रखा हुआ है बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो 3 मीटर के डिस्टेंस पर एक 16 माइक्रोकुलम का चार्ज मैंने बना दिया और एक 4 माइक्रोकुलम का। 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपने सेपरेट किया हुआ है। आगे पढ़िए। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस। कहता है कि इनके बीच में कोई इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, मान लीजिए P। तो वो ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो देखिए ऐसा कैसे होगा, कब होगा। तो आप क्या करो यहाँ पे कि मान के चलो कि यहाँ पर इस 4 माइक्रोकुलम से जो डिस्टेंस है वो x है और इस 16 माइक्रोकुलम से अपने आप डिस्टेंस हो जाएगा 3 माइनस एक्स, है ना। आप चाहे तो उल्टा भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप ये चीज देखो कि यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसका इफेक्ट जो होगा ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, इसका दूर तक इफेक्ट रहेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कम है ना। तो ये नजदीक में ही जो है अपना इफेक्ट जो है इसके बराबर कर सकता है। मतलब यहाँ से दूरी कम होगी, इसलिए मैंने इस साइड दिखाया है। ठीक है, मतलब इसके करीब दिखाया है। तो क्योंकि ये कम है, ओके, मैग्नीट्यूड इससे काफी कम है, तो इसके आसपास ही कहीं पर जीरो हो जाएगा। ओके, तो कैसे जीरो होगा थोड़ा ठीक से समझना। यहाँ पर 16 माइक्रोकुलम है लेकिन है तो पॉजिटिव। तो इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर अवे लगेगा ना। आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अवे जाना है। तो यहाँ से अवे जाएंगे इस तरफ, तो ये वाला जो इस तरफ गया हुआ है, तो ये जो हो गया ये वाला, तो ये हो गया इसकी वजह से, ओके, अवे। और फिर ये 4 माइक्रोकुलम यहाँ पर भी, यहाँ पर इसकी वजह से भी यहाँ पर देखना है हमको। तो फिर आप अवे जाओगे, चूंकि ये भी प्लस ही है ना, तो इसकी वजह से इधर लग जाएगा। ओके, ये वाला जो एरो बना हुआ है ये इसकी वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहें, हम लोग चाहें तो इसको अगर 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो E1 हो जाएगा इधर वाला और E2 हो जाएगा इधर वाला। इसकी वजह से ये हो गया और इसकी वजह से ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चल, अब हमको क्या है, नेट फील्ड तो जीरो करना है। तो आपको इसका मतलब E1 बराबर E2 हो गया। तो E1 को लिखते हैं जो 16 माइक्रोकुलम की वजह से था, तो वही K Q बाय आर स्क्वायर। तो K हो गया आपका और उसके Q के जगह 16 माइक्रोकुलम है। तो दोनों तरफ चूंकि माइक्रोकुलम है तो हम जस्ट 16 ही यूज कर रहे हैं। माइक्रो दोनों साइड रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो हमने रखा नहीं। तो 16 हो गया एंड डिवाइडेड बाय ये दूरी। एक को इधर x माने थे तो दूसरा ये दूरी क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, सिंपल है। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू इधर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर हो गया। अब वही सब कैंसिलेशन ऐसा आपने फोर्सेस में भी किया था। k से k कट गया, 4 से यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया। फिर ये वाला इधर ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर चला गया, 1/4 हो गया। ये टोटली होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएंगे तो रूट। ठीक है, तो होगा तो ये प्लस माइनस हाफ, लेकिन आपको बताया था कि प्लस से ही करो, उसी से आंसर आ जाएगा। कभी कोई कंट्राडिक्शन आए तब आप माइनस से सोचना, अदरवाइज ये जो x है ये एक डिस्टेंस है, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वो अपने आप आएगा। अगर कभी ऐसा कुछ हो कि आपने यहाँ पे प्लस ही रखा और x निगेटिव आ रहा है, तो फिर एक बार यहाँ पे निगेटिव रख करके वहां से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की निगेटिव वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। जब भी एक्सेप्ट होगा x इज ए डिस्टेंस, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस ही रखना है, प्लस से ही आ जाता है। ओके, चलिए, सो आपको यहाँ पर आ गया 2x एंड दिस इज 3 माइनस एक्स, और फिर इसको इधर लाएंगे तो 3x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 1 मीटर। तो समझ में आ गया कि ये 4 माइक्रोकुलम से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा, और अगर 16 माइक्रोकुलम से पूछा जाएगा तो यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा, है ना। और ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब क्या हो जानते हो, यहाँ पर कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का ला के अगर आप इस P पॉइंट पे रख दो तो वो वहीं पर स्थिर रहेगा, ना वो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाले जो नेट फोर्स होंगे ना वो जीरो हो जाएंगे, इसीलिए वो कहीं मूव नहीं करने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम देखिए, ए चार्ज Q बराबर 1 माइक्रोकुलम दिया हुआ है
इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 2 4। यहाँ पर एक 1 2 4 एक पॉइंट हमने लिया जहाँ पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एक कोई अनदर पॉइंट पर बोल रहा है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 -4 एंड 3, और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 0 -4 एंड 3 पर। तो क्या करना है, सिंपल है, दोनों का कोऑर्डिनेट, चार्ज कहाँ पर है हमको मिला हुआ है और फील्ड कहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, दोनों को आराम से मिला दीजिए। चार्ज से स्टार्ट होगा और पी तक जाएगा, यही हुआ आपका आर वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो इसको। तो आर वेक्टर, तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को कैसे फाइंड करना होता है जब कोऑर्डिनेट दिया होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल से। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया आर, यहाँ पे आपको बन जाएगा फाइनल हो गया। यहाँ का देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 -1। ओके, वेक्टर में पढ़ा है आपने, तो 0 -1 आई कोऑर्डिनेट के आई के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ जो कि एक्स के अलोंग होता है। उसी तरह से -4 -2 यहाँ पे जे के साथ, और फिर आपको 3 -4, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये फाइनल पोजीशन बनेगा, ये इनिशियल पोजीशन बनेगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ऐसा आ गया। अब जब आर वेक्टर आ गया तो फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट अंडर करते हुए, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये आपने कर लिया। सो ओवरऑल ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 38। ओके, हम जानते हैं फॉर्मूला में आर स्क्वायर यूज करना पड़ता है, तो जब आर स्क्वायर यूज करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 38 आएगा, ध्यान रखिएगा। सो अब हम यूज करते हैं, पी पॉइंट पे निकालना है, फॉर्मूला था KQ/R²। आपको क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना। तो आपका KQ/R², तो K की वैल्यू वही 9 × 10⁹, क्योंकि नहीं कुछ बोला तो एयर मीडियम ही लेना है। और उसके बाद आपका Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम बोला हुआ है, तो 1 माइक्रो मतलब 1 × 10⁻⁶। ओके, एंड डिवाइडेड बाय R² की जगह 38, बस 9/38 आ गया, और ये इधर 10⁻³ आ गया न्यूटन पर कूलम। आंसर हो गया, ये इसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो सिंपल। तो इस तरह से और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरा इसको देख लो और फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि ए बॉल हैविंग चार्ज Q, एक बॉल है, चार्ज Q है इसके ऊपर, एंड मास स्मॉल m, इसका मास क्या हो गया, स्मॉल m हो गया। ओके, तो यहाँ नीचे मैं लगा देता हूँ mg। आगे बढ़ते हैं। मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग, ये रहा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, स्ट्रिंग की लेंथ आपको l दी हुई, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट बनाया गया आपको, वेयर ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप पैरेलल प्लेट इस तरह से रखोगे तो ऊपर अगर प्लस प्लेट पर अगर प्लस हो जाता है, नीचे वाले प्लेट में माइनस हो जाता है, तो ऊपर से प्लस से माइनस की तरफ हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट रहेगा, ये याद रखिएगा। ओके, प्लस से बाहर जाता है और माइनस की तरफ इन करता है उसमें, इसीलिए प्लस से माइनस की तरफ, तो ऐसे रहेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, तो ये E इज एस्टेब्लिश्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया और इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो फर्स्ट केस में ये डाउनवर्ड हमने दिखाया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो अपने आप आ जाएगा डाउनवर्ड। दूसरा में ले जाना है अपवर्ड, तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि इसमें टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, 2π√, और L/G इफेक्टिव आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, G इफेक्टिव। ठीक है, जहाँ G इफेक्टिव क्या होता है, G इफेक्टिव आपको आएगा टेंशन से, टेंशन जो भी होगा इन द स्ट्रिंग उसको आपको लिखना है M × G इफेक्टिव, दैट इज G इफेक्टिव हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ द बॉब। ओके, तो ये अगर ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से आपको सॉल्व। तो चलिए mg तो नीचे की तरफ लगा, और देखिए आपको बताया था कि यहाँ पे जो चार्ज है, नहीं कुछ बोला तो पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, और वो कितना लगेगा, Q × E। ओके, पिछले लेक्चर में बताया है आपको कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा, तो ये नीचे है तो नीचे की तरफ ही लगेगा, और ऊपर में हो गया आपका ये टेंशन। ओके, टेंशन, तो एक काम करें, इसको T डैश कर देता हूँ, क्योंकि T नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि T यहाँ पे टाइम पीरियड भी बताता है ना, इसीलिए तो मैं इसको T डैश कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में T डैश इक्वल टू QE + mg। ओके, और आपको मैंने बताया अभी कि ये T डैश क्या था, टेंशन, तो टेंशन जो हो जाएगा वो M × G इफेक्टिव, M × G इफेक्टिव, इस तरह से लिख सकते हैं आप। सो दिस बिकम QE + mg, है ना। तो यहाँ से आपका G इफेक्टिव क्या आ गया, G इफेक्टिव बिकम्स QE/m + G। ओके, यहाँ पे m डिवाइड हो गया और ये m कैंसिल आउट हो गया।
ये आपका हो गया क्यू बाई एम प्लस जी। सिंपल है। अब आपका यहाँ पर आगे का काम क्या होगा, सिंपल है, इसमें रख देना है और क्या। तो टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आई थी, तो मैं जी पहले लिख रहा हूँ, जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा, है ना। सो सिंपल, क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाला डाउनवर्ड वाला केस आएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सिंपल सवाल भी आपको नीट में पूछा जाता है, सो ध्यान देते रहिए, सबको सीखते रहें। चलिए अपवार्ड की बात करेंगे। अब बोलता है क्या कि ऐसा कुछ हो कि फील्ड जो हो वहां पे अपवार्ड काम करे। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, अपवार्ड लगने के लिए ये वाला सब ऊपर में माइनस और नीचे में हो जाएगा प्लस, क्योंकि फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलेगा। समझे इस बात को, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे चला जाएगा, हो गया अपवार्ड। और चूंकि इस पर प्लस चार्ज है तो जिधर फील्ड का डायरेक्शन उधर ही फोर्स, तो इस बार क्यू ई नीचे ना लग के क्या होगा, ऊपर लग जाएगा। सो क्यू इंटू ई ऊपर की तरफ, ओके। सो टी डैश प्लस क्यू ई इस एम जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो टी डैश प्लस क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, क्लियर। और अब आपको निकालना है ये टी डैश, तो टी डैश यहाँ पे एम जी माइनस क्यू ई कर दें, सिंपल है। तो टी डैश को एम इंटू जी इफेक्टिव लिख दो, और उसके बाद फिर ये एम जी माइनस क्यू ई हो जाएगा। सो जी इफेक्टिव इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे एम से यहाँ डिवाइड करिए, तो जी माइनस क्यू ई बाई एम, है ना, जी माइनस क्यू ई बाई, इस तरह से हो जाएगा। देखिए तो जी माइनस क्यू ई बाई एम हो गया। अब यही चीज उठा के यहाँ रख देना, ये सब चीज तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर आपको जी माइनस आ जाएगा। तो सेकेंड केस में आपका ये आंसर चलेगा, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम। बहुत सिंपल है, आपने 11th क्लास में भी इसको किया होगा, है ना। चलिए ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स आगे देखिए। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है बॉल ऑफ मास एम हैविंग ए चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हम उसको छोड़ रहे हैं, इन ए रीजन वेयर ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक बॉल को ऊपर से ऐसे ड्रॉप करना चाहते हैं और वहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से मान लो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अगर इस बॉल को यहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर दो तरह के फोर्स काम करेंगे, एक तो एम जी इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। तो बॉल पर दो फोर्स काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्यू इंटू ई, और एक काम करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ओके। तो हमसे पहला सवाल में पूछा गया है, कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो एफ नेट, वेरी इजी, दोनों क्या है 90 डिग्री। सो आप दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है। जो नेट डायरेक्शन होगा इधर कहीं पर आ जाएगा, सिंपल है, ऐसे कर देना। अच्छा ये हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है, कहता है फाइंड द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द बॉल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, है ना, उसका पाथ बताना है कि स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, किस तरह का होगा, इसको पता लगना, ठीक है। तो चलिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इस तरह से एक्स के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल था, ऐसा कुछ था। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि एक्स की तरफ जो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो वो शुरुआत में हमने जस्ट एक्स की तरफ था, तो शुरुआत में तो एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, यू जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, हाफ। तो इस तरफ एसलेशन कितने का, तो क्यू ई फोर्स लगा, मास से डिवाइड कर दो, एसलेशन बन गया। तो एक्स की तरफ ए एक्स, एसलेशन को आप खोजेंगे तो एक्स की तरफ लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और इसी तरह वाई की तरफ जब जाओगे तो वाई की तरफ तो क्या होगा, सीधा सीधा जी होगा, लेकिन वो नीचे की तरफ है, तो चाहे तो माइनस जी ले सकते हैं, इस तरह से हो गया। चलो, तो हाफ ए एक्स हो गया, और ये हो गया यहाँ पे टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स आपका जीरो था इसलिए ऐसा हो गया। और उसी तरह से वाई को लेके जाता हूँ मैं, तो वाई हो गया नीचे की तरफ, तो मैं लिख देता हूँ माइनस हाफ, और फिर आपका यही है जी और टी का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला, ट्रेजेक्ट्री बताना है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, मैंने किस तरह का इक्वेशन है उसका नाम लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी आपका ये टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टी खत्म हो जाएगा ना, टी पैरामीटर हो गया यहाँ पे। सो फ्रॉम, बस टी को खत्म करना है, तो 1/2, 1/2 देखिए क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू,
क्या होगा, हाफ ऊपर में है क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ये खत्म हो गया, क्या बचेगा, क्यू बाई एम जी माइनस में लिखिए तो एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई एम जी, एम नीचे आ जाएगा, ये बचा ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक्चुअली में कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर अगर लिखना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ऑफ एम जी अपॉन क्यू ई और इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, ये x में भी पावर 1 है, y में भी पावर 1 है, तो एक निगेटिव स्लोप के साथ आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये आपको स्लोप हो गया एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो है तो स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन, और साथ में ऐड कर सकते हैं विथ निगेटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू। ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कैसा दिखेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। y बराबर माइनस एम एक्स टाइप का ये है, जहाँ स्लोप की वैल्यू हो गई एम जी बाई क्यू। क्लियर है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल होते हैं जिसका जवाब आपको देना रहता है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहता है कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम है हैविंग चार्ज क्यू इज अटैच टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ आप इसको अटैच कर रहे हैं। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एकदम स्मूथ है ये सरफेस, एज सोन इन फिगर। इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है ना, एकदम नेचुरल लेंथ है इसकी, ये नेचुरल कंडीशन में रखा हुआ है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहता है कि जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर वहां पे कितना इसमें एक्सटेंशन आएगा सो बताना है, और फिर बताना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग वो भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये आपको 11th के कॉन्सेप्ट में पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स हो जाए बॉडी पर 0। ओके, तो बॉडी कहेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होना चाहिए, नेट फोर्स मस्ट बी 0। अब यहाँ नेट फोर्सेस होंगे क्या क्या, एक तो क्यू ई, जैसे ही ये थोड़ा सा भी ऐसे एक्सटेंशन आगे को लेगा तो इस पर क्यू इंटू ई जो है इधर हमेशा काम कर रहा है। जैसे ही आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर चार्ज क्यू है तो क्यू ई काम करेगा इधर, और वो थोड़ा सा भी उधर चलेगा तो के इंटू एक्स। मान लो कि ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हुआ, अब हम ये 0 पर केस नहीं ले रहे हैं, मान लिया कि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आया, ये थोड़ा चला तो इसमें x का एक्सटेंशन आया तो ये के एक्स पीछे खींचेगा, क्यू ई इसको आगे लेके जाएगा, है ना। इस तरह से इधर इसका मूवमेंट होगा। अब जिस जगह पर दोनों फोर्स क्यू ई और के एक्स बराबर हो जाएंगे वहां नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। तो नेट फोर्स में आपको फिर लिखना होगा क्यू ई इस तरफ हुआ तो पॉजिटिव और के एक्स इस तरफ हुआ तो निगेटिव। इस तरह से अपोज करेगा और इसको आपको 0 के बराबर करना है। तो आपका ये जो हो गया एक्स डायरेक्ट लिख दो, एक्स बराबर क्यू ई बाई के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपसे पूछता है ना कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यही है आपका एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन ही ऐसा पोजीशन होता है जहां पर नेट फोर्स होता है 0। चलिए अब क्या फाइंड करना, आप कहता है मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए, मतलब कि ये कहां पर जा करके ये रुक जाएगा, है ना, ताकि ये और ज्यादा फर्दर इलॉन्गेट नहीं हो सके। तो सेकेंड सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कुछ एक्सटेंशन आया और ये जो है यहाँ पर आकर के फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, और उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें जो है टोटल एक्सटेंशन, नेट एक्सटेंशन जो हो गया वो x1 आ गया, ठीक है। तो इसके पास कितनी एनर्जी अब स्टोर हो गई, तो इसके पास स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हो गई हाफ k और x1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई तो किसी ने वर्क डन किया होगा, वही तो इसमें एनर्जी बन के आकर के स्टोर हो गई। तो किसने वर्क डन किया, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स ने। ओके, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट लग रहा है Q इंटू ई, वो कांस्टेंट है, लगता रह रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स जब लग रहा है तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो आपको आ जाएगा वर्क डन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मान के चलो पहले यहाँ था
और अब यही जहाँ तक गया वही इसका एक्सटेंशन बन गया, तो क्यू इंटू एक्स डैश, ये x1 है ना, तो x1, चलो x1 कहा था तो x1 कर लो, ठीक। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल करो और फिर आपका एक x1 देखो बच गया, दैट x1 इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू ई डिवाइडेड बाई के, हो गया। तो मतलब क्या हुआ, देखो वहाँ पर जो आया उसका ठीक डबल हो गया, ओके, डबल हो गया। तो इक्विलिब्रियम में वो जहाँ पे रहता ना, उससे ठीक डबल एक्सटेंशन लेकर के वहाँ तक इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, है ना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब आप वर्टिकली स्प्रिंग इस तरह से रहता है और उसमें कोई मास आपको यहाँ पे लगाना होता है ना, कोई एम मास मान लो यहाँ पे अटैच करना होता है, तो अगर आप इसको स्लोली स्लोली यहाँ पे लगा के और स्लोली स्लोली आप इसको छोड़ोगे तो इसमें एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से बनता था, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर के है और स्लोली स्लोली अगर आप छोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें अटैच करके स्लो लोडिंग उसको बोल सकते हैं, स्लो लोडिंग अगर आप करोगे तो क्या होगा, एम जी जहाँ पर वो रुक जाएगा, एम जी बराबर के एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा एम जी बाई के, ठीक है। तो अगर आप स्लो लोडिंग करोगे तो इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो एम जी बाई के, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आकर के रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सडन लोडिंग करते हो, मतलब आपने जैसे इस हुक में फंसाया और बिल्कुल हट गए तो वो एकदम से एम जी लगना शुरू हो जाएगा, और शुरू में तो आपका अभी एक्स की वैल्यू थी नहीं, तो सीधा सीधा बहुत तेजी से एक्सेलेरेशन आएगा नीचे की तरफ, ठीक ना, और फिर इधर एक्स लगना शुरू हो जाएगा तो फिर वो एक्सेलेरेशन कम होता जाएगा, और उसके वजह से क्या होगी, इसकी स्पीड जो होगी वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कहीं पर जाकर के रुक जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर वापस आएगा, और जानते हैं आप इस केस में ऑसिलेशन होता है ना, एसएचएम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि सडन लोडिंग अगर करेंगे, सडन अचानक से अगर इसको लगाया और हाथ हटा लिया तो क्या होता है, ये कितना ज्यादा एक्सटेंशन करेगा। तो आपने उसमें पढ़ा होता है कि सडन लोडिंग में क्या होता है कि जो अपना स्लो लोडिंग में जितना एक्सटेंशन होता है उसका डबल होता है ना। तो ये चीज अगर आपको याद होगी तो वहां भी आप जानते हैं कि अगर आप इसमें स्लो लोडिंग करोगे तो इतने का एक्सटेंशन आएगा, और सडन लोडिंग अगर होगा, अचानक से लगा के छोड़ दिया तो इसका डबल हो जाएगा, तो एक्सटेंशन बन जाएगा 2 टाइम्स एम जी बाई के। तो कुछ ऐसा ही, तो यहाँ पर एम जी नीचे काम कर रहा था लगातार, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, क्यू ई काम कर रहा है लगातार उस तरफ, ठीक है। बाकी के एक्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा था, यहाँ के एक्स ऊपर की तरफ खींच रहा था, दोनों करीब करीब एक जैसा है, ओके। तो ये चीज आ जाता है। तो जब आप सडन लोडिंग करते हैं तो वो डबल एक्सटेंशन आपको देगा, मतलब उतना दूर तक वो चला जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी उतना ही रहेगा, एम जी बाई के एक्स, है ना। जो धीरे 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 छोड़ोगे तो वो इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हो गया। एक आध प्रॉब्लम और भी बताना है आपको, देखिए, आइए जरा ध्यान दीजिए इन दो सवालों पर। पहला देखिए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इच इक्वल टू क्यू, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं और सबका मैग्नीट्यूड है क्यू, आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब कहाँ कहाँ रखा हुआ है, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब अगला क्या होगा, 2 से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा एंड सो ऑन, 64 एंड सो ऑन। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन हो गया, ड्यू टू दिस सेटअप ऑफ चार्जेस। तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब ये हुआ कि आप एक एक्स एक्सिस बना लो, आप कहते हो कि मेरे को ये x बराबर 0 यहीं पर होगा ओरिजिन पर, कहता है यहाँ पर हमको नेट फील्ड बताइए। अगर मैंने x बराबर 1 पर ये q चार्ज रखा हुआ है, सभी का अमाउंट q ही है, ये 1 पर रखा हुआ है, फिर मैंने कहाँ रखा 2 पे रखा हुआ है, फिर आपने कहाँ रखा 4 पे रखा हुआ है ना, फिर कहाँ पे रखा 8 पे रखा हुआ है, फिर कहाँ रखा तो 16 पे रखा हुआ है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने ना इन्फिनाइट चार्जेस इस तरह से रख दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब सब प्लस चार्ज ही है तो आपको बताया कि प्लस की वजह से कहीं भी लगेगा किसी भी पॉइंट पे तो वहां से अवे जाना है आपको, तो इस पॉइंट पे लगाना है तो इसकी वजह से अवे ही आएगा ऐसे, फिर इसकी वजह से भी अवे आएगा इसी तरफ, इसकी वजह से भी अवे, अवे मैंने दूर जाना है। तो मतलब ये सारे चार्जेस की वजह से जो है सब तो इसी डायरेक्शन में लग गए। मतलब क्या होगा कि लेकिन सबका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो, इसका 1 है, इसका यहाँ पे 2 है, इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, तो डिस्टेंस तो बदल रहा है ना, चार्ज भले सेम है लेकिन डिस्टेंस तो बदल रहा है, तो फोर्स का जो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सबके लिए अलग अलग आएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसीलिए सभी क्या होंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी x0 नेट जो आएगा तो उसको आपको इस तरह से लिखना होगा। तो
तो जैसे क्या लिखेंगे आप, पहले की वजह से देखिए क्या लिखना है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर दूसरे की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, फिर के क्यू, ये देखिए 4 का, तो 4 का स्क्वायर, के क्यू 8 का स्क्वायर, के क्यू 16 का स्क्वायर एंड सो, और सबका सब जो है सेम डायरेक्शन में था, इसीलिए सब सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, है ना। फोर्स भी ऐसे ही ऐड होता था, फील्ड भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अभी क्या करना है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, के क्यू कॉमन था, बाकी जो बचा है उसको फटाफट लिख देंगे। यहाँ पे 1 बचा, 1 बाय 1, चलो इसको 1 ही बोलते हैं। और उसके बाद ये वाला क्या होगा, 1 बाय 4, फिर नेक्स्ट 1 बाय 16, फिर नेक्स्ट 64, 256, ऐसे ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक तरह से इन्फिनाइट सीरीज का सम हो गया। अब आप पहचानो कि ये कौन सा सीरीज है। ठीक है, तो क्या लग रहा है हमको, ये जीपी लग रहा है क्या, देखिए तो 1/4 अगर कॉमन रेशियो तो 1 इंटू 1/4 ये आ जाएगा। फिर इसमें भी 4 से गुना करिए, 16 हो गया, इसमें भी 4 से गुना करिए, 64 हो गया, इसमें भी 4 से गुना करिए, हो गया 256। इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 कॉमन रेशियो रखते हुए ये एक जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई इनफाइनाइट जीपी का सम होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से चलता है, जहाँ पर अप टू इन्फिनिटी और आर होना चाहिए 1 से कम, तो है भी 1/4। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, अगर इसको मैं एस कहूँ तो ये बन जाता है a/1 - r। सिंपल है, पढ़ा है आपने, अप्लाइड मैथ में सारा बताया हुआ है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अप्लाइड मैथ वाला टॉपिक जाके खोलिए, और वहाँ पे अलजेब्रा वाले पार्ट में लास्ट में बताया हुआ है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू, और ये फर्स्ट a/1 - r की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे 3/4 आ जाएगा ना, तो 4/3। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, नीचे का 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया। अब इसमें अपना जो भी वैल्यू रखना होगा तो आप रख देंगे, के की वैल्यू, और वैसे भी इसमें आपको ये क्यू ही दिया है तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, तो 4k³/3, ये हमारा इतना न्यूटन पर कूलम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसको क्या कह रहा है, कहता क्या है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये साइड जो है ये आपको दे रखा है, साइड बोलता है कितने का, ये स्क्वायर है और ये 10 सेंटीमीटर का साइड। कहता है कि फिगर में आपको दिखाया गया है 4 चार्जेस, कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, और ये Q है, ये -2Q है, -Q है, यहाँ पे +2Q है। Q का अमाउंट कहता है 1 माइक्रोकूलम, इसका मतलब यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, यहाँ +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम। देन कहता है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कहता है यहाँ पर जो सेंटर आप जाओगे, तो इस सेंटर पर नेट फील्ड की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल हो गया, तो Q के हिसाब से देखो काम करो, ये प्लस है, यहाँ से दूर जाओगे अबे तो इस तरफ हो गया, तो मान लो Q की वजह से E आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी KQ/, अभी इस डिस्टेंस को हम लोग R बोल रहे हैं। ठीक है, तो R² लिख देंगे, बाद में निकाल लेंगे R कितना आएगा। चलो अभी ये E हो गया, इसकी वजह से, A की वजह से, तो इसमें चलो E लिख देते हैं। B की वजह से देखो माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स बताया था पिछला लेक्चर में, ये देखिए ये उसकी तरफ चला गया, तो ये जो होगा, एक काम करो, इसमें E लिख दिया। अब ये जो होगा ये E नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज बदल गया, चार्ज बदल गया, हालांकि डिस्टेंस वही है और चार्ज सीधा सीधा डबल हो गया, इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 2E लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने A की वजह से यहाँ पे लिखा, B की वजह से यहाँ पे लिखा। अभी ये +2Q क्या करेगा, दूर जाना है। ठीक है, प्लस से दूर जाना है, इस पॉइंट पे दूर चले जाएगी, ये भी 2 अमाउंट का है, सो 2E लिख दीजिए। और फिर बच गया ये -Q, तो माइनस तो उसकी तरफ आएगा, फील्ड की वैल्यू इसकी तरफ, और चूंकि एक ही सिंगल Q है, सो E। ठीक है क्या, अब इनको जरा सम टोटल करेंगे हम लोग, तो देखो 2E इस तरफ, E इस तरफ, तो ओवरऑल क्या बचेगा, E इस तरफ, A की तरफ, और उसी तरह से ये भी E है, 2E है, तो E चला जाएगा B की तरफ। सही है, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो इस, ये चूंकि स्क्वायर है इसलिए बीच में कितने का, 90 का एंगल बनेगा,
और ये बिल्कुल भी बराबर है तो ठीक ऊपर की तरफ इसका ई नेट बन जाएगा, और 90 था चूंकि ये, इसलिए ये बनेगा e√2। आप जानते हैं कि दो वेक्टर 90 पे अगर इक्वल इक्वल है तो f है तो f√2, तो e है तो e√2 एकदम बीच में और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ e की वैल्यू हमने दे रखी है kq/r²। आपको बस एक r चाहिए, तो ये देखिए इसके लिए आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ठीक है ना, इसका यूज करो। तो अगर मैं इसको a बोलूँ, तो मैं जरा समझाऊँ आपको, अगर मैं ये डिस्टेंस को a बोल दूँ तो कितना हो जाएगा, a मतलब a√2 और उसका आधा करना है, a√2/2 है ना। ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने इसको a कहा तो ये हो जाएगा a√2 डायगोनल, और उसका हाफ करना है, हाफ ही ना r है तो हाफ करना है, तो a√2/2 मतलब कितना, a/√2। और a की वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 सेंटीमीटर तो 0.1 कर दीजिए मीटर में /√2, ठीक है। तो 0. यही बन गया आपका r, ठीक है। तो आपका k वैल्यू रखिए, तो आपका ई नेट निकालना था ना, तो मैं पहले ई निकाल दूं। 9 × 10⁻9 चार्ज था 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 और r², उसका स्क्वायर करना है जी, तो क्या होगा 0.1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9 हो गया, ये हो गया 3। चलो इसका देखो स्क्वायर करोगे तो ये 2 ऊपर लेके चला आएगा, डिवाइडेड बाई ये देखो 0.1 है, मतलब कितना 0.01 स्क्वायर करने के बाद, ठीक है 0.01। तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो कितना 18 × 10⁻, ये 2 और आ जाएगा तो 10⁵, ठीक है। तो ये हो गया ई की वैल्यू, लेकिन आपको फाइनल आंसर क्या करना है, e√2 एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए आपका ई नेट जो बनेगा, जो कि यहाँ पर आपका अगर मान लो इसको ओ पॉइंट कहा जाए, तो ई नेट मतलब ई ओ जो बनेगा वो कितना बनेगा, e√2 मतलब इतना इंटू √2, मतलब 18√2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो इतना हो गया न्यूटन पर कूलम इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो तो थोड़ा बोल रहा हूँ, इसे कर लेना क्लियर। तो ये एकदम सिंपल सी बात है कि आपको ये ऊपर की तरफ ई नेट, यहाँ भी लिख दिया हूँ, यहाँ भी बता दे रहा हूँ ई नेट, ठीक है। दोनों तरफ ई आ जाएगा ओवरऑल, सो दैट इज e√2 एकदम वर्टिकली ऊपर की तरफ। ई की वैल्यू बता दिया यहाँ पे kq/r², k की वैल्यू 9 × 10⁻9 और q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, सो 10⁻⁻6, और r की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के समझा दिया आपको। अगर a है तो a√2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब बाई 2 करोगे तो ये आधा r बन जाएगा, तो ये हो गया a/√2। a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, उसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं, 0.1 डिवाइड बाई √2, ये हो जाएगा, यही है r का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये होगा 0.01। r का स्क्वायर करते हो आप तो ऊपर का बन जाएगा 0.01, नीचे का बन जाएगा 2। तो भाई 2 हम ऊपर लेके चले गए, 0.01 यहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, तो 18 × 10⁵ ई आ गया, और ई नेट निकालना था, e√2 करना था, इसी में √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर की तरफ आ गया 18√2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यही सब सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हो गए। तो कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो फील्ड जो फोर्स तक तो समझते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और फील्ड से पता नहीं क्या कुछ फोबिया टाइप का उनको हो जाता है कि भाई फील्ड का सवाल है, हमसे कैसे बनेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिस तरह से फोर्स में आप काम करते हैं आप देख सकते हो, उसी तरह से लगभग हमने फील्ड में भी काम किया है ना, सेम टाइप का फार्मूला चला है, उसी तरह से ये भी एक फोर्स भी वेक्टर था, फील्ड भी वेक्टर है, वेक्टर की तरह सब जगह एडिशन वगैरह हो रहा है, जैसा ऐसा है ना, सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा जुड़ गया है, और जब डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर की तरह जुड़ गया है ना। तो फील्ड से रिलेटेड आपने यहाँ पर सब जो बेसिक बातें थी वो आपने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पर, उसको देखिए ताकि आपको फिर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड गॉस थ्योरम्स, उसके एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे, है ना, वो सब उसी पर आधारित होगा। तो यहाँ तक जो भी था फील्ड का बेसिक न्यूमेरिकल्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर ठीक ठाक जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो, नहीं किया अभी तक तो। और इसी तरह से वीडियो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।